नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। बात करते हैं खबरों की, उन खबरों की जो आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं। आज हाथरस गैंगरेप का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना रहा। इस बालिका की जिसके साथ में गैंगरेप हुआ था, उसकी मौत के बाद में पूरे देश भर में उदासी और गुस्से का माहौल है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के गांधी पार्क पर मौन प्रदर्शन किया गया और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश से ही एक और खबर अलीराजपुर से है। अलीराजपुर वो अंचल है मध्य प्रदेश का जहां लगातार आदिवासी आंदोलन लगातार होता रहा है और लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते रहे हैं। अलीराजपुर में लेकिन इस बार पटवारी संघ सड़क पर उतरा है। पटवारी और प्रशासन के बीच में एक अलिखित करार होता है और राजस्व के जो भी काम होते हैं वो ग्रामीण स्तर पर पटवारी ही देखते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर प्रशासन और पटवारियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पटवारियों ने मांग की है कि अगर किसान सम्मान निधि के नाम पर पटवारियों को निशाना बना जाएगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे और 1 अक्टूबर से उन्होंने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। असल में मामला यह है कि किसान सम्मान निधि को लेकर प्रशासन ने ये दबाव बना रहा है कि सभी किसानों का जल्द से जल्द किसान निधि का निपटारा किया जाए। पटवारी जमीन पर उतरकर ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन पटवारियों का कहना है कि कई किसानों ने अपने खाते और उससे जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं दिए हैं, इसलिए उनके खाते में किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच पा रही है, जबकि वे कोटवार के साथ मिलकर लगातार जमीन पर जाकर इसके लिए प्रक्रिया बनाए हुए हैं। अब इसे लेकर उनकी वेतन रोकने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं, जिसके खिलाफ पटवारी संघ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश से चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान पिछले दिनों आदिवासी आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। यहाँ के डूंगरपुर जिले में लगातार आदिवासी युवा अपनी नौकरी की बहाली के लिए मांग कर रहे थे, जो 1157 सरकारी नौकरी के पद थे। उस आंदोलन में कई इलाकों में हिंसा हुई। इस हिंसा के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले, किसान संघ, पीयूसीएल और जनतांत्रिक मंच आदि संगठनों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर जिम्मेदार ठहराया है। वामपंथी नेताओं ने कहा कि सत्ता पक्ष तो आदिवासी विरोधी है ही, विपक्ष की भूमिका भी इस पूरे आंदोलन में संदिग्ध है और आंदोलन को भड़काने का काम किया है। ये जो हिंसा हुई है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीजुली साजिश का नतीजा है। राजस्थान से चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पत्रकार कमल शुक्ला पर हुआ हमला सुर्खियों में बना हुआ है और पूरे देश में पत्रकारों में इसको लेकर उबाल है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर पत्रकारों पर हमले में दोषी पर जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। अन्य संगठनों ने भी इस मामले को उठाया है और इसे लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ही एक और मामला पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। असल में छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2004 से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम लागू की गई थी और पेंशन कल्याण कर्मचारी संघ का कहना है कि इसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और लोगों को वो फायदा नहीं मिल पा रहा है जो कि पेंशन के दौरान उन्हें मिलना चाहिए। इसे लेकर लंबी आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा ही एक आंदोलन हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली की मूल मांग वेतन भत्ते बढ़ाने और उनका युक्तियुक्तकरण को लेकर है। यहां से चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड के टिहरी और हल्द्वानी के इलाके में जो आईटीआई कर्मचारी संघ है वह अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 21 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। अब कर्मचारी संघ ने 23 अक्टूबर तक की अपनी पूरी आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। इसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जो मूल काम है वह तो किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं कर्मचारी उस काम का निपटारा नहीं करेंगे। 6 अक्टूबर को हल्द्वानी में 1 दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम किया जाएगा। फिर 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आंदोलन को और तेज करते हुए इसमें सुबह 11 बजे से 12 बजे तक पूरी तरह से कार्य बहिष्कार का नारा दिया गया है। 12 तारीख को ये कर्मचारी देहरादून में जाकर प्रदर्शन करेंगे और उपवास करेंगे। फिर 13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में कर्मचारियों ने 2 पालियों में, यानी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में 2 घंटे कार्य बहिष्कार का नारा दिया है। 23 अक्टूबर के बाद उनका कहना है कि इस आंदोलन के पूरे प्रदेश के जिले जिले में ले जाया जाएगा और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन को और तीखा किया जाएगा।
ये अभी तक के आंदोलनों की छुटपुट खबरें थी, लेकिन बड़ा सवाल जो अभी पूरे देश को मथ रहा है वो किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन का केंद्र, जैसा कि सभी को पता है, पंजाब और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा में भी चंडीगढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अकाली दल जैसे ही सरकार से अलग हुआ है तो अकाली दल से जुड़े किसान श्रमिक संगठन भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। और अभी खबर है कि भाजपा और आरएसएस समर्थित भारतीय किसान मजदूर संघ भी इस आंदोलन में जल्दी ही जुड़ सकता है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनके पास सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। इस आंदोलन का जो जमीनी असर पड़ रहा है वो रेल पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि लगातार किसान 24 सितंबर से रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और इसका असर ये हुआ है कि पंजाब की तरफ जो अंबाला और अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं उन्हें रेल विभाग ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है। ट्रेनें अब अंबाला तक जा रही हैं या दिल्ली के पहले ही रोक दी जा रही हैं। इसका आने वाले दिनों में भी इसका असर पड़ने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों से भी खबर आ रही है कि वहां लगातार किसान संगठन एक दूसरे के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन से अभी तक 33 किसान संगठन जुड़ चुके हैं और वो कोलैबोरेट होकर तकनीकी माध्यमों के जरिए अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक दे रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत व्यवस्थित ढंग से अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन के बारे में एक और खास बात यह है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का इसको समर्थन हासिल है। वामपंथी संगठनों का तो इसको समर्थन हासिल है ही, समाज के अन्य जो प्रगतिशील डेमोक्रेट संगठन हैं वो भी धीरे धीरे किसान आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं। समर्थन में छात्र और नौजवानों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। नई तकनीक के जरिए ये आंदोलन हमें अन्ना आंदोलन की भी याद दिलाता है, जो पिछली सरकार के पहले दूसरे कार्यकाल के शुरुआती सालों में सामने आया था। एक तरह से माना जा रहा है, विश्लेषक इसे मानते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में जिस तरह के फैसले लिए हैं और जिस तरह की जन विरोधी नीतियों को लागू किया है वो सारी एक साथ जुटकर इस किसान मूवमेंट में आगे बढ़ती जाएंगी और ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। कोविड काल में भी इसको लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। राज्यों की राजधानी से लेकर जिला स्तर तक प्रदर्शन की तैयारी है और ये प्रदर्शन तीखे हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद ये किसान संगठन पूरे देश भर में व्यापक प्रदर्शन करेंगे और जिले की जनता को इससे जोड़ते हुए इस आंदोलन की जमीन को तैयार करेंगे। लेकिन इसमें एक पेच भी है। असल में ये पूरा जो आंदोलन है, अगर जमीन पर हम देखें तो एमएसपी का लाभ जिन किसानों को मिल रहा है, जो बड़े किसान हैं वही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, या फिर छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो सेठ साहूकार होते हैं वो छोटे छोटे मार्जिनलाइज किसान जो है उनका फसल खरीदते हैं और उनकी फसल को मंडी तक ले जाते हैं। तो बड़े किसान और व्यापारियों की इसमें एक बड़ी भूमिका है। वे सबसे ज्यादा नए कृषि कानून से प्रभावित होंगे। वैसे भी 94% किसान एमएसपी का लाभ नहीं ले पाते हैं। आने वाले सालों में ये देखना पड़ेगा कि अगर ये नए कानून लागू होते हैं तो इनका असर क्या होगा। जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए जो बड़ी कंपनियां हैं वे पूरे खेती की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा लेंगी और इनका निजीकरण एक तरह से हो जाएगा। जो मूल मांग किसानों की है वो ये है कि मंडी की व्यवस्था अगर लागू रहती है तो सामान्य जो सरकारी मंडियां हैं उनमें टैक्स क्यों लगाया जा रहा है और निजी जो मंडियां लगेंगी, निजी कंपनियों की मंडियां होंगी, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल एमएसपी को लेकर है। सरकार एमएसपी की खरीद को सुनिश्चित क्यों नहीं करती है। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी मिली है कि सरकार इन कानूनों को लेकर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह आदेश दिया है कि राज्य अपने स्तर पर इन कानूनों में बदलाव करके अपने राज्यों में ये लागू कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई देखने को मिले कि राज्यों की विधानसभा से जो बिल ये पारित होंगे राज्यों में लागू होने के लिए, उनमें एमएसपी और साथ में टैक्स के ये 2 मामले सीधे तौर पर हल किए जा सकें। ये थी अभी तक की आंदोलन की खबरें। अगर आपके पास भी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं। हमारा मेल आईडी और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया।